वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.3 की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और प्लेन से रिलेटेड इक्वेशंस के बारे में सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी सारे के सारे इन दो शीट्स पे लिखे हुए हैं। ये देखो, इन दो शीट्स पे ये आपको लर्न भी करने हैं बाद में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो प्लेन सिंपली कैसे डिफाइन करोगे? अगर ये 3 डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है, जिसकी लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है और कुछ हाइट है, ठीक है, 3 डायमेंशनल चीज़ है। एक 2 डायमेंशनल चीज़ है जिसकी सिर्फ लेंथ और सिर्फ ब्रेड्थ है, ठीक है। अब उसको अगर आप प्लेन्स में मतलब 2 डायमेंशनल पीसेस में कट करोगे, ठीक है, इसको आप कट करते रहोगे, कट करते जाओगे तो ये एक जगह पे 2 डायमेंशनल बन जाएगा, जिसकी हाइट बिल्कुल बहुत मिनिमम रह जाएगी, मतलब नेग्लिजिबल हाइट रह जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट्स है, ठीक है, मान लो ये अभी बाइंडेड है, अगर ये शीट्स, ठीक है, ये शीट्स बाइंडेड है, एक बुक जैसी बना रही है, तो इसकी कुछ हाइट होगी। लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये हर एक शीट एक प्लेन की तरह आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं, ऐसे ही दिखते हैं प्लेन्स भी, शीट की तरह ही दिखते हैं, ठीक है, यही प्लेन्स है। तो अब एक प्लेन को आप यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? प्लेन ऐसे बना दिया, फॉर एग्जांपल प्लेन की कोई भी डायरेक्शन में आप प्लेन बना सकते हो, ऐसा प्लेन बना दो, ठीक है, ये प्लेन्स है, ऐसा प्लेन बना दो, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल में जिसकी कोई हाइट नहीं है। अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली, या फिर नेग्लिजिबल हाइट। अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। हमने पिछली एक्सरसाइज में लाइन की यूनिकनेस की बात की थी कि किसी लाइन को हम यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते थे। तो लाइन के केस में क्या था कि अगर आपको कोई पॉइंट पता हो जिसमें से लाइन गुजरी और डायरेक्शन पता हो तो यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर आपको 2 पॉइंट्स पता हो जिसमें से लाइन को गुजारा जाए, ठीक है, तो आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते थे। अब वैसे ही प्लेन का भी है, प्लेन को कैसे आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ ये प्लेन है? द नॉर्मल टू द प्लेन, अगर आपको पता हो कि नॉर्मल क्या है इस प्लेन के। अब नॉर्मल और परपेंडिकुलर वर्ड, ये वर्ड क्या है ये समझ लो। ये शीट है, ठीक है, ये शीट मान लो, अभी के लिए मान लो कि ये शीट जो है ये प्लेन है, ठीक है, ये जो शीट है ये प्लेन है। तो अगर मैं इस पेन को ऐसे प्लेस कर दूं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये पेन क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। किसका? इस प्लेन का नॉर्मल। दिस पेन इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी कौन सी है? नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है, 90 डिग्री। ऐसे दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, अगर ये प्लेन है तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल, देख रहे हो, 90 डिग्री का एंगल। नॉर्मल परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। द नॉर्मल टू द प्लेन, हमें ये चीज़ पता हो कि प्लेन के नॉर्मल क्या चीज़ है? फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, और इसका डिस्टेंस भी पता हो ओरिजिन से कितना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक्स वाई एंड जेड होता है, ठीक है, ये होता है ओरिजिन 0 0 0। अब यहाँ पे ये प्लेन, अब जो मैंने बताया ना आपको कि नॉर्मल हमारे को सिर्फ पता है कि हाँ चलो ये नॉर्मल है, ठीक है, पर ये इस डायरेक्शन में बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं। इस डायरेक्शन में मैं ये प्लेन भी बना सकती हूँ, ये प्लेन भी बना सकती हूँ, इसी डायरेक्शन में ना, मतलब इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बन रहा है ये प्लेन, समझ रहे हो, इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बन रहे हैं ये सारे प्लेन। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली पता चल जाए कि हाँ कितना डिस्टेंस है यहाँ से, मान लो ये टू यूनिट्स है, ठीक है, तो मैं ये वाला प्लेन मान लूँगी, ठीक है, 2 यूनिट्स, ये मैं बना सकती हूँ एक प्लेन पोजीशन में कि हाँ ठीक है ये है वो प्लेन जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर मैं बोलूँ कि 4 यूनिट्स है तो हाँ ठीक है, मतलब ये वाला वो प्लेन है, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के या फिर इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है,
ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं प्लेन को। हमें एक लोकेशन असाइन करनी है प्लेन को कि हाँ ठीक है, ये है प्लेन आपका जो आप मांग रहे हो, ये यूनिकली हमने बता दिया है। जैसे लाइन के केस में क्या होता था कि अगर हम सिर्फ पॉइंट बता दें और डायरेक्शन ना बताएं तो क्या कर सकते थे, पॉइंट, इस पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइंस आ सकती थी, कोई यूनिक तो नहीं हुई। यूनिक मतलब कोई सिंगल, जिसकी सिंगल आइडेंटिटी हो। ठीक है, यूनिकली डिटरमाइन करना। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको नॉर्मल टू द प्लेन पता हो कि नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लेन है एक तो परपेंडिकुलर है गिवन डायरेक्शन के, ये भी बात वही हो गई, नॉर्मल टाइप की बात होगी कि आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये है किस डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर बन रहा है। फॉर एग्जांपल अब शीट में तो कैसे दिखा सकती हूँ मैं, ऐसे ही दिखा सकती हूँ आपको। ठीक है, कि इस डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर, अगर ये ऐसी टेढ़ी होती शीट तो ऐसे हो जाता। ठीक है, ऐसे, मतलब किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन। अब प्लेन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं हम प्लेन का, क्योंकि अब प्लेन की डायरेक्शन क्या बताओगे आप, इस डायरेक्शन में प्लेन, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बताओगे। आपको सिंपल रहेगा ना कि आप बता दो कि हाँ इस पेन के परपेंडिकुलर देख लो वो प्लेन है पूरा का पूरा, ये बताना इजी रहता है ना। ठीक है, तो एक डायरेक्शन आपको पता हो और एक पॉइंट पता हो कि हाँ ये इस पॉइंट में से पास हो रहा है, क्योंकि अगेन सिर्फ आपको सिर्फ डायरेक्शन पता होगी तो इस डायरेक्शन में तो मैं बहुत सारे प्लेन बना सकती हूँ, बहुत सारे प्लेन्स। पर अगर मुझे पता हो कि इस पॉइंट में से पास हो रहा है तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है इस पॉइंट में से यही प्लेन पास हो सकता है। ठीक है, तो ये भी यूनिकली डिटरमाइन हो गया। क्या था फर्स्ट पॉइंट, क्या था फर्स्ट पॉइंट, ये था कि अगर आपको डायरेक्शन पता हो, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन, कि प्लेन के जो नॉर्मल है, प्लेन के परपेंडिकुलर में क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्लेन का परपेंडिकुलर पता हो, नॉर्मल पता हो, और इसका डिस्टेंस पता हो ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, या फिर अगर डिस्टेंस नहीं पता तो पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मान लो आपको डायरेक्शन भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो क्या होना चाहिए, तो आपको कोई ऐसे 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए जो नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, मान लो आपको ये डायरेक्शन भी नहीं पता कि कौन नॉर्मल, किसके नॉर्मल है ये प्लेन, तो आपको अगर ये चीज़ पता हो कि 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स पता हो जो कि सेम लाइन में नहीं, ऐसे कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट आपने ऐसे ही बता दिए, नहीं, तीनों अलग अलग जगह पे हो पॉइंट्स। ठीक है, जिनको आप एक लाइन ना बना पाओ। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट्स की लाइन बन रही है ना, 2 पॉइंट्स की लाइन तो आप बना सकते हो, पर 3 पॉइंट्स, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए, तब तो वो लाइन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोजीशन बता दोगे तो इसको, इन तीनों पॉइंट्स को जो कंटेन करता हो वही प्लेन होगा ना। अगर इन तीनों, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो गए तब तो लाइन बन गई कोलिनियर। ठीक है, तो अब ये 3 जो मेन चीज़ें हैं, जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो ये है कि प्लेन को आप यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हो 3 केसेस से। फर्स्ट केस क्या है कि अगर आपको नॉर्मल पता हो कि हाँ आपका प्लेन किस चीज़ के नॉर्मल है, ठीक है, किस चीज़ के परपेंडिकुलर में, अब वो चाहे वेक्टर पता हो आपको या फिर कोई कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन पता हो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, ओरिजिन से अगर आपको ये पता है तो आप इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो आप इक्वेशन बनाओगे ना, उसको क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म बोलोगे उसको आप। क्या पता है आपको, डायरेक्शन नॉर्मल पता है कि प्लेन प्लेन नॉर्मल क्या है, प्लेन के, उस प्लेन के नॉर्मल क्या चीज़ है, और आपको डिस्टेंस पता है। ठीक है, अब अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है और सिर्फ पॉइंट पता है, तब सेकेंड वाला केस। ठीक है,
पॉइंट भी पता है आपको, नॉर्मल भी पता है, तब भी आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हो, यूनिकली बता सकते हो कि हाँ कौन सा प्लेन है। और अगर आपको 3 पॉइंट्स पता है तब भी आप यूनिकली बता सकते हो। 3 पॉइंट्स ऐसे जो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका यूनिकली डिटरमाइन होने का। यही चीज़ आगे आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म पता करते हैं। देखो, जैसे लाइन की इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मतलब हम वेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का रिलेशन बता रहे थे कि हाँ ठीक है, मतलब लाइन के डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स का क्या क्या रिलेशन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का, या जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे कार्टेशियन में देखो वेक्टर्स नहीं होते, कार्टेशियन में हम सिर्फ एक्स वाई जेड की फॉर्म में बात करते हैं, वेक्टर्स की बारे में बात नहीं करते हम। बट स्टिल पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हमें, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। अब ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है, नेक्स्ट पेज पे लिखा जाए, यहाँ पे लिखती हूँ, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब ये चीज़ जो है आर वेक्टर, जैसे लाइन के केस में होता था, कोई भी पॉइंट है प्लेन पे, कोई भी पॉइंट है इस प्लेन पे, कोई भी पॉइंट है, ये आर वेक्टर, ठीक है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर है ये आर वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है आर वेक्टर, ठीक है। ये एन कैप क्या है, अब ये है नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन एन कैप, ठीक है। सिर्फ ये देखो, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, एन कैप क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। ये है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, जनरली डायरेक्शन दिखाता है ना, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और क्या है, इक्वल टू डी। डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, अच्छा ये अगर आपने ऐसे बनाना है ना, ये है आर, आर वेक्टर अगर यहाँ पे ओरिजिन, तो डी है डिस्टेंस बिटवीन दिस ओरिजिन एंड इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की थी यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, क्या क्या चाहिए था, एक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता हो डी, एंड नॉर्मल टू द प्लेन पता हो एन कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर तो कोई भी पॉइंट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये भी यही चीज़ को बता रही है जो यहाँ पर बनाया। बस ऐसा है कि ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में प्लेन की डायरेक्शन, अभी मैंने प्लेन कुछ ऐसे टाइप का लिया है ना यहाँ पर, अब इसमें प्लेन है ऐसा लिया हुआ जो आपकी बुक में भी है, मतलब इसकी कुछ पोजीशन ऐसी है, ऐसी ऐसी सी पोजीशन है इस प्लेन की, ये प्लेन है ऐसी सी पोजीशन है, अगर आप 3 डायमेंशन में सोच पा रहे हो, ठीक है। जैसे ये है 3 डायमेंशनल के लिए मैंने आपको एक बना दिया थोड़ा सा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस मान लो, ये कुछ जेड एक्सेस मान लो, तो कुछ ऐसे ऐसे करके है ये प्लेन, आई डोंट नो आपको समझ भी आ रहा होगा, ये ऐसे ऐसे प्लेन है, ठीक है, ऐसे है ये प्लेन, इस ऐसे करके। तो यहाँ पर भी ये जो डी डिनोट कर रहा है, डी इसके प्लेन के और ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। पी कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड है जिसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट को आप एक्स वाई और जेड लिख सकते हो ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल सी बात है, वेक्टर फॉर्म में हम पॉइंट को पोजीशन वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट है पोजीशन वेक्टर से हम लिख रहे होते हैं, और जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें हम एक्स वाई जेड से ही लिख रहे होते हैं। और डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन कैसे बताएंगे, एल एम एन से। एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और डी क्या है, अगेन डिस्टेंस,
तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। मैंने पूरी चीज़ें बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, अब आर वेक्टर यहाँ पे कैसे रिप्लेस होता है, सेम ही चीज़ है, सेम ही इंफॉर्मेशन दे रही है। अब वेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते तो एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आर वेक्टर इसी पॉइंट का एक्स वाई जेड का, इसी वाले पॉइंट का एक्स वाई जेड का वो था ना आर वेक्टर, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिख दिए। एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या कर रहा था, डायरेक्शन बता रहा था कि हाँ ये है नॉर्मल, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है और ये आपके लिए, ये आपका प्लेन है और ये है नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से बता रहा था। तो फिर नेक्स्ट है डी, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये चीज़ ठीक है, ये आपको याद हो गया। ओके, तो इस चीज़ को आप 2-3-4 बार लिख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद ओके, तो ये जो शीट है इसका स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके इसको लिख लो, अपने हाथों से खुद लिख लो 2-3 टाइम्स, ताकि आपको लर्न हो जाए और आगे मैं जो समझाने वाली हूँ वो भी समझ आता रहे आपको। ओके, तो होपफुली आपने ये लिख लिया होगा पॉज करके। कमेंट्स में बताना किस किस ने पॉज करके लिखा। देन अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट चीज़ है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब डिस्टेंस नहीं पता है हमें, ठीक है, इस प्लेन का ये डिस्टेंस नहीं पता है। अब हमें एक क्या चीज़ पता है एक और, कि किस पॉइंट से ये होके गुजर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ देखो ये कोई प्लेन है, डायरेक्शन हमें पता थी, तब भी हम बहुत सारे प्लेन्स बना सकते थे इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। पर अगर एक पॉइंट पता हो तो हम एक सिंपल प्लेन बना सकते कि हाँ ठीक है, इस पॉइंट को जो कंटेन करे वो प्लेन बनाना है। तो अब वो पॉइंट किससे डिनोट कर लो आप, इस पॉइंट को आपने x1 y1 z1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 से डिनोट किया। ठीक है, x1 y1 z1, यहाँ देखो, ये देखो कंपेयर कर पा रहे हो आप, ये कंपेयर कर पाओगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो x1 y1 z1, x की जगह पे अब x माइनस x1 कर दिया ना, क्योंकि अब दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट तो जो r वेक्टर के लिए हमने p x y और z लिया था, ठीक है, x y और z जो r वेक्टर का लिया था, और ये a वेक्टर बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये जो पॉइंट अलग है, ठीक है, ये हमने खुद से लिया हुआ होता है, और ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ये ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो a वेक्टर है, अब यहाँ पे ये देखो r वेक्टर की जगह किससे रिप्लेस हो गया, r वेक्टर की जगह r माइनस a वेक्टर हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ देखो इट पासिस, कहाँ देखो, प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। अब ये वेक्टर दिया हुआ है, सिंपल वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हुआ है। इस केस में जो होता था वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता था। यूनिट वेक्टर ऐसे होता था ना, यूनिट वेक्टर भी है तो नॉर्मल भी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेक्टर है, ऐसे है। ठीक है, कैपिटल एन कैप से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ये देखो, ये है यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है और ये पॉइंट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो आर वेक्टर, यहाँ देखो, ये देखो कंपेयर कर सकते हैं आप, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह अब पॉइंट, तो क्योंकि दो पॉइंट्स है, अब दो पॉइंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, आप इसको डराइव भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में है ये डेरिवेशन, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। थोड़ा कंपैरिजन पता होगा तो इजी रहता है फॉर्मूला याद करने को। और ये a b एंड c क्या है, ये देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, ये a b c है डायरेक्शन रेशोज, ये एन वेक्टर के डायरेक्शन, एन वेक्टर ऐसे लिख सकते हो ना आप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो एन वेक्टर को, ये जो प्लेन की डायरेक्शन बता रहा था यहाँ पे भी ये, तो ये क्या है, ए बी सी, ये है डायरेक्शन रेशोज। ए पोजीशन वेक्टर, अगेन ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ये देख लो, ये वही
पूरा डायग्राम वही है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि अगर सिर्फ डायरेक्शन पता हो तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे प्लेन्स बना सकते हो, लेकिन अगर एक पॉइंट पता है आपको कि हाँ ये पॉइंट भी पता है, हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है कि हाँ इसमें ये जो पॉइंट हमने खुद से मान लिया है ये आर वेक्टर है, एक्स वाई जेड इसके पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, और ये ए डैश बोल दिया इसको, ठीक है, ए डैश पॉइंट, इस पॉइंट को, क्योंकि ए भी ए यहाँ पे भी लिया था ना, तो इसको ए डैश बोल दो, x1 y1 z1। तो ये सब चीज़ है। इसको भी आप पॉज करके पूरा का पूरा लिख लो, 2-3 बार इसको लिख लो, ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा अभी के अभी। ओके, तो ये लिख लो आप, ये भी देख लो, ये भी इसके साथ लिख लेना। ओके, तो अब आपने ये 2-3 बार लिख दिया, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज में, तब तक क्या लगा आपको, ये लर्न ही होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब पहले 2 केसेस हो गए ना, अब थर्ड केस क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए ऐसे सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे लिख देंगे, सिंपल है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब ये चीज़ क्या है, ये कैसे याद रखोगे, देखो x1 y1 z1, 3 पॉइंट्स क्या है, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है, 3 पॉइंट्स, ठीक है, ये है वो 3 पॉइंट्स, ऐसे ये 3 पॉइंट्स है, कोई भी ऐसे नॉन कोलिनियर, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब यहाँ पर जो पॉइंट 1 है वो हर एक के साथ माइनस हो रहा है, x1 y1 z1, ठीक है, और बाकी तो वही x y z, x2 y2 z2, x3 y3 z3। आसान था ये भी लर्न करना। ये एक्स वाई जेड क्या है, ये अगेन वो आर वेक्टर, जो हम, ये पॉइंट तो हमेशा ही रहेगा ना, जो हम खुद से आर वेक्टर लेते हैं, आर वेक्टर किसी पॉइंट के रेफरेंस में हम कोई चीज़ लिखते हैं, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये पहले वो वाला पॉइंट जो आर वेक्टर का है, फिर दिस माइनस दिस माइनस दिस, हो गया। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में क्या है, ये देखो, पहली वाली इक्वेशन में r माइनस ए वैक्टर, क्योंकि 2 पॉइंट थे, अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स है और डायरेक्शन हमें पता नहीं चल रही है, तो r माइनस ए वैक्टर से पॉइंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हम हमेशा क्रॉस यूज़ करते हैं ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब भी किसी 2 चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है, बहुत बार डिस्कस किया है, जब ए क्रॉस बी हो रहा होता है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो वेक्टर आता है, ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ हमें चाहिए कि जो परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी याद करनी पड़ेगी, बी माइनस ए वैक्टर, सी माइनस ए वैक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो माइनस ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ये कॉमन है। फिर यहाँ पे ऑर्डर भी देख लो, आर बी सी, वही कॉमन चीज़ है। यहाँ पे भी आर बी के कोऑर्डिनेट्स थे ना, ये अगर सेकंड वन के कोऑर्डिनेट थे, बी बोल सकते हो आप इसको, कि x2 y2 z2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स से देन सी माइनस, वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आप ओपन करके लिखोगे तो यही आ जाएगा। इसको भी पॉज करके 2-3 बार लिख लो, देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी तक हमने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, नॉर्मल में भी हर चीज़ पढ़ी, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और 3 केसेस जिसमें हम यूनिकली प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा। अब अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जैसे एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट दे दिया है, सिर्फ एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, वाई एक्सिस का ही सिर्फ पॉइंट है, जेड एक्सिस का ही कोई पॉइंट है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को मिलाकर कोई प्लेन बन रहा है, ठीक है, ऐसा प्लेन बन रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करके जो प्लेन बन रहा है, ये इंटरसेप्ट को जब ज्वाइन करोगे आप तो ऐसा कुछ प्लेन बन रहा है ना,
ये ऐसा है और कुछ पेपर एक और ऐसा प्लेन बन रहा है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा ये फोल्डेड प्लेन है एक तरह से। ये देखो, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। ये देखो ऐसा है, ऐसे इस तरह से ये प्लेन। यहाँ पर 3 इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे ए है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पर बी है वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट है। तो एक्स एक्सिस के नीचे ए लिख दिया, वाई के नीचे बी, जेड के नीचे सी इक्वल टू 1। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन की। ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट है मेड बाय प्लेन, प्लेन के द्वारा बनाए गए इंटरसेप्ट है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पे है। देन प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। अब ऐसी प्लेन की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे या उसको डिफाइन कैसे करोगे। जो एक प्लेन, ये देखो यहाँ पे तो इतना अच्छा सा मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये 2 प्लेन्स है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये दोनों प्लेन्स, जैसे ये प्लेन है और ये प्लेन है, ये दोनों यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके भी बीच में से मैंने ये एक और प्लेन यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये प्लेन डाल दिया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आप इनके बीच का, तीनों के बीच का रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ठीक है। इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखोगे इस थर्ड प्लेन की। अगर ये प्लेन 1 है, प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है, इस लिख दो 1 2 एंड 3। ये थर्ड वाले प्लेन की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, आर वेक्टर डॉट एन। अब यहाँ देखो, फर्स्ट की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, अभी तक हमने सीख ली थी ना। तो ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, ये सेकंड प्लेन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो आर वेक्टर तो ठीक है, डॉट अब ये n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 कर दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। ये देखो ऐसी जैसी फॉर्म रह रही है हर इक्वेशन में, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हाँ डायरेक्शन आपको कहाँ से पता चल रही है और कैसे आप क्लब कर सकते हो। तो ये लैम्डा टाइम्स n2 होगी, क्योंकि वही डायरेक्शन तो नहीं होगी ना जो इनको प्लस करके आएगी, लैम्डा टाइम्स कुछ प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस लैम्डा टाइम्स n2, यहाँ पे भी सिमिलरली प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये चीज़, ये भी आप लिख लो, लर्न कर लो अच्छे से। देन नेक्स्ट है कार्टेशियन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। अब प्लेन्स की जो इक्वेशन है वो लिखी है कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं कि आपको 2 इक्वेशन दी होगी प्लेन्स की, कि हाँ इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशंस में से एक प्लेन इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। वहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 प्लेन्स की, एक प्लेन पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे। तो सिंपल फर्स्ट प्लेन का जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की जो ये है इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी लिख लो और याद कर लो। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, ये लास्ट फॉर्मूला है। देखो ये एंगल वाले फॉर्मूले नहीं किए क्योंकि वो इस सेशन के लिए है नहीं, बट अगर आप दूसरे ईयर्स में देख रहे हो जिसमें है ये सिलेबस में, तो आपने कमेंट्स में लिख देना, बता देना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का क्या मतलब है कि ये है प्लेन, प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस आप कैसे बताओगे कि हाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो वो पॉइंट आपने लिख देना है, टू प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, ये पॉइंट भी गिवन होगा, प्लेन की इक्वेशन भी गिवन होगी। जैसे 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन में NCERT में 11.3 में ये इसी पे बेस्ड है। तो AX1, ठीक है, AX1, BY1, CZ1,
प्लस डी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसी के आसपास देखा, जो हमने स्टार्टिंग में चीज़ समझी थी इसी के आसपास सारे ये फॉर्मूले, सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, तो ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आपको ये अच्छे से लर्न होने ही चाहिए। नोटबुक में 2-3 बार लिख करके लर्न कर लो, और फिर थोड़ी बहुत जो बाकी बच जाते हैं फॉर्मूले जो नहीं, अगर आपसे नहीं लर्न हो पा रहे तो क्वेश्चन करते करते थोड़े बहुत और आपको समझ आएंगे। फिर अगर आपने पहले 2-3 बार लिखे ये फॉर्मूले ना, तो आपको इजीली आप कर पाओगे, आपको लर्न हो जाएंगे ये क्वेश्चन के साथ साथ भी, और आपको समझ आएगी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बाय बाय।